साथ में दिखाई देगा क्या? हाँ सर। कल भी हुआ था सर ये, कल भी हुआ था। देखें थोड़ा साथ में चेहरा दिखाई देगा। ठीक है, स्टार्ट करो। मॉर्निंग हो रही दो स्क्रीन हेलो। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत इस ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, काशी मेरिस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, ज्ञानपुर भदोही में आपका स्वागत है यहाँ पे। और मेरा जो टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी, इसमें कोई ऐसा बच्चा है जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है? कोई नहीं? एक लोग है। कोई चला गया। हेलो हेलो, मैं बुला दो। इसमें बायोलॉजी के केवल एक छात्र है, तो हमको ऐसा पढ़ाना है कि आपको समझ में भी आ जाए। तो हम पहले दिन आपको क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करवाएंगे और पढ़ाएंगे ना। ऐसा ना हो कि आपको समझ में ही ना आए, फिर आप कहेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे ना। हम कंटिन्यू कर चल रहे हैं ना। तो सबसे पहले स्टेट सिंबल ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें हम केवल बायोलॉजी वाले देखेंगे कि कौन कौन से हैं। जैसे आपका हुआ राजकीय पुष्प हुआ, राजकीय वृक्ष हुआ, और उसके इसमें सबसे पहला है आपका स्टेट एनिमल। तो किसी को पता है क्या है स्टेट एनिमल यूपी का? या इसे बोलते हैं स्वयं डियर। ठीक। स्टेट बर्ड क्या है? सारस क्रेन जिसे बोलते हैं। और स्टेट ट्री हमारा है सराका अशोका या अशोक का ट्री। और फ्लावर क्या है हमारा? पलाश, या इसे हम बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, या इसे बोलेंगे ढाक। और इसका प्रयोग हम करते हैं किसमें? डाई बनाने में। तो अगर आपसे कहीं यूज पूछा जाए, ठीक है, डाई के मतलब डाई बनाने में या कलर बनाने में यूज करते हैं। ठीक, ये चार चीज आपको आना चाहिए। ठीक, तो हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें प्लांट होंगे। सुना चला क्या? ऐसे आवाज सुनाई दे रही? बंद हो जाए। तो हमारा जो टॉपिक है प्लांट है, प्लांट के पार्ट्स है, उनके फंक्शन है। तो उसमें आपको देखना है तना है, पत्ती है, बड्स है, रूट्स है, फ्लावर है, फ्रूट है और सीड है। जैसे आप एक क्वेश्चन देखे होंगे कि आलू क्या है, उसमें आता है कॉमनली आलू क्या है, अदरक क्या है, हल्दी क्या है, पूछते हैं ना। तो उसको आप कर लेंगे, जब हम पढ़ा देंगे तो आप कर लेंगे ना। जैसे आलू क्या है, तना। आपको जो पढ़ाएंगे आलू क्या है, अदरक क्या है, हल्दी क्या है, तो आपको समझ में जब आ जाएगा तो आप ये क्वेश्चन सारे कर लेंगे। इसके अलावा क्या है, प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन और कुछ फैक्टर्स जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे हम बायोलॉजी की देखते हैं तो वो दो वर्ड से मिलकर बना है, किसे? बायोस और लॉगोस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ ऐसी साइंस जिसमें हम लाइफ का अध्ययन या जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि कुछ ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि साइकोलॉजी, ठीक है,
ये आ गया आपका, अब आपको सही समझ में आएगा ना, अभी तक थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट थी इस वजह से। जैसे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, सबसे पहले क्या है एग्रोस्टोलॉजी, इसमें क्या है इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रासेज या घासों का अध्ययन। दूसरा क्या है एग्रोलॉजी, सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विद प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो अंतर समझ में आप देख लीजिएगा, तीन है एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोलॉजी और एग्रोनॉमी। ठीक है, तो तीनों में अंतर आप जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है एग्रोनॉमी, साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। तो आपको तीनों में अंतर ध्यान रखना है। अगला क्या है एंथ्रोलॉजी, इसमें क्या है आपका स्टडी ऑफ फ्लावर। फिर क्या है बैक्टीरियोलॉजी, ये बहुत कॉमन है, बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरिया का अध्ययन करना। फिर क्या है बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी एंड केमिकल रिएक्शन। तो बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन चलते हैं और कौन से केमिकल उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उसका अध्ययन क्या कहलाएगा बायोकेमिस्ट्री। फिर है बायोटेक्नोलॉजी, यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जैसे नहीं हम लोग मॉडिफिकेशन कर देते हैं कुछ, वो बाद में हम लोग डील करेंगे। फिर क्या है क्रोनोबायोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उससे टाइम पे डिपेंडेंट कैसे है। फिर है क्रायोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसमें कम तापमान पे क्या होता है। ठीक है, फिर है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। साइटो मींस सेल या कोशिका विज्ञान। ठीक है, फिर है डेंड्रोलॉजी, तो है स्टडी ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज, इसे हम बोलेंगे डेंड्रोलॉजी। फिर आपका क्या है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे इकोलॉजी। फिर क्या है इथोलॉजी, इसमें क्या है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कैसे वो बिहेव करते हैं। फिर क्या है इथेनोबायोलॉजी, इथेनोबायोलॉजी स्टडी ऑफ द वे एंड एनिमल्स आर ट्रीटेड आर यूज्ड बाय डिफरेंट ह्यूमन कल्चर, यानी कि जो पुरानी मानव सभ्यता में जो लोग प्लांट का यूज करते थे या एनिमल जो भी यूज करते थे, अगर बायोलॉजी भी देखेंगे तो फिर सब कुछ देखेंगे हम, लेकिन ऐसा ही एक टर्म है इथेनोबॉटनी, उसमें हम क्या देख रहे हैं मेडिसिनल प्लांट वगैरह जो हमारे पूर्वज या जो पुराने ह्यूमंस लोग यूज करते थे, तो हम इसमें देखेंगे। फिर अगला क्या है एंटोमोलॉजी, मतलब कीट विज्ञान, स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट या कीटों का अध्ययन करना। फिर है एक्सोबायोलॉजी, ये आपके सवाल एग्जाम में आया था, एक्सोबायोलॉजी स्टडी ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। ठीक, इसे हम बोलते एक्सो मींस बाहर, वैसे भी देख लो तो एक्सोबायोलॉजी आपका आया था। फिर आपका है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मींस फ्लावर हो गया तो फ्लोरिकल्चर हो गया, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट। फिर आपका है जेरोंटोलॉजी, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, स्टडी ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। तो जेरोंटोलॉजी को आप याद करिए जरा, जरा मींस बुढ़ापा, तो एजिंग से आप समझ जाएंगे इसको। और इसको ध्यान रखिएगा, एक्सोबायोलॉजी ध्यान रखिएगा, एंटोमोलॉजी ध्यान रखिएगा, इथेनोबायोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, इसी से मिलता जुलता एक टर्म है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सुने ना डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसमें क्या करते हैं हम, जो वार्षिक रिंग बनती है, वार्षिक वलय बनती है, उनका हम स्टडी करते हैं, पौधे की आय भी करना करते हैं ना उसके आधार पर। तो डेंड्रोलॉजी और डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, तो अंतर समझ लीजिएगा। इतना हो गया, आपको नोट्स मिल जाएगा तो आपको जरूरत नहीं है ना ये सब करने। फिर क्या है हिपैटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिवर, यकृत का अध्ययन करना, क्या कहलाएगा हिपैटोलॉजी। एक और टर्म है हर्पिटोलॉजी, सुने ना, हर्पिटोलॉजी में क्या करते हैं आप रेप्टाइल्स का अध्ययन करते हैं। ठीक, और हाइड्रोपोनिक्स मींस क्या होता है स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर व्हिच कंटेन न्यूट्रिएंट। ऐसा क्या करेंगे, मतलब अगर मान लो आपके पास प्लांट है उसमें हम वाटर में ही ग्रो करेंगे। ठीक, इस तरह से आपका एक और होगा एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स में क्या करेंगे हम ऐसे बाहर पौधों को डाल देंगे, उसमें न्यूट्रिएंट देंगे। तो हाइड्रोपोनिक्स मींस हाइड्रो मींस वाटर और एरो मींस हाँ, मतलब उसमें ना कोई सॉइल रहेगा ना तो बाहर से न्यूट्रिएंट देंगे। ठीक, फिर माइकोलॉजी फंजाई, और ऐसे ही है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी माइकोलॉजी लाइकेमोलॉजी। तो फाइको मींस शैवालों का अध्ययन,
ठीक। माइक्रोलॉजी में कम को कहते हैं, ठीक। क्योंकि देखो बायोलॉजी में आपका बड़ा टर्म है, तो हम बॉटनी वाला पोर्शन डील करेंगे, इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। बाकी आपको ये सब भी पढ़ा देंगे। फाइकोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी हो गया, एक होगा लाइकेनोलॉजी। जैसे लाइकेन का यूज है, आप देखें कोई लाइकेन का यूज, ये होता है पोल्यूशन के इंडिकेटर में ना, पोल्यूशन इंडिकेटर है लाइकेन, ठीक है। SO2 का इंडिकेटर है। अगर जहां पे H2S गैस बनती है, अगर जो बायोलॉजी का छात्र होगा, अगर किसी प्रयोगशाला में H2S गैस बन रही है, तो वहां से लाइकेन गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेटर है सल्फर पोल्यूशन की। फिर अगला आपका ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन करना। ओडोंटोलॉजी, टीथ का। फिर उसके बाद है आपका ऑर्निथोलॉजी, इंपॉर्टेंट है ये, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आईज। ओफियोलॉजी, स्नेक्स। ये ज्यादा जरूरी नहीं है, जहां जहां पे जरूरत है उसको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। फिर आपका है ओलेरिकल्चर, इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक। आपका ये क्या कहलाएगा? ओलेरिकल्चर। फिर आपका क्या है? पिसिकल्चर, फिश का अध्ययन। पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। और पीडोजेनेसिस है, जेनेसिस मींस क्या होगा? फॉर्मेशन। लॉगस मींस जहां पे आएगा स्टडी, और जेनेसिस जहां पे आएगा वहां पे फॉर्मेशन, ठीक है। फिर आपका है पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो आप एक टर्म सुने थे एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या था? स्टडी ऑफ फ्लावर। यहां पे क्या है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ये क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। फिर आपका है सिल्वीकल्चर, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर यील्डिंग प्लांट। ये क्या कहलाएगा? सिल्वीकल्चर। और सेरीकल्चर, स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर दिस पर्पज। तो ये सेरीकल्चर है। सेरी मीन रेशम। तो ये क्वेश्चन आया था, इसको हम पालते हैं किस पर? शहतूत के प्लांट से, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि सेरीकल्चर क्या है? रेशम का। फिर कुछ डिस्कवरीज आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपको। जैसे पूछता है कि पहला हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था, ठीक है। पहला हार्ट कौन सा था? जार्विक सेवन था। ये सब पूछा जाता है ना कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में, छोटे सवाल। तो आपका है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, किसने किया था? विलियम हार्वे। और ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटोनी वन लेवेनहॉर्न। सिंपल माइक्रोस्कोप, लेवेनहॉर्न ने, दो उन्हीं का नाम है। फिर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी में, इंपॉर्टेंट नहीं है। वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? एडवर्ड जेनर। विटामिन इंपॉर्टेंट है, फंक ने, ठीक। अगला सीटी स्कैन, जरूरत नहीं है आपको। डीएनए का आप लोग स्ट्रक्चर याद रखेंगे, किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। तो आप लिख लीजिए, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। फिर ईसीजी इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइव किंगडम सिस्टम को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आरएच विटेकर, जेनेटिक कोड मार्शल, नीरेनबर्ग एंड मिथाई। तो आप लिख लीजिएगा नीरेनबर्ग एंड मिथाई। जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको जरूरत नहीं है। फादर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं, किसने सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट, ठीक। हार्मोन आपको जरूरत नहीं है, आपको नोट से देंगे, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा ना, उसको जो जरूरत है वो सब उसको बता देंगे। इंसुलिन, बेटिंग एंड बेस्ट डे। मलेरिया पैरासाइट, चार्ल्स लेवेरॉन, कितना याद रखिएगा? चार्ल्स लेवेरॉन, ठीक है। एमआरआई जरूरत नहीं है। पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये महत्वपूर्ण है पहला, पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको किसने किया था? जोसान साल, ठीक है। ऐसे हल्के है लेकिन साल लिखा जाता है, साल भी लिखा होता है। दूसरा वाला पॉइंट है आरएच फैक्टर इन ह्यूमन, किसने किया था?
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपको वीनर एंड लैंडस्टीनर याद रखना है। क्या है? वीनर एंड लैंडस्टीनर, नहीं आप नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे। वीनर एंड लैंडस्टीनर, ठीक है। कैंसर, हिप्पोक्रेटस, तो आपको याद रखना है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ए बी और ओ ब्लड ग्रुप है, आपको याद रखना है कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन आर एस फैक्टर में लैंडस्टीनर एंड वीनर दो याद रखना, ठीक। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे अभी आप पढ़ रहे थे सराका अशोका, ठीक है। इसमें दो तरह के नाम है ना, सराका और अशोका, तो इसी यही नाम है, इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया था? कार्ल लिनियस, ठीक है। बैक्टीरिया या छोटे ऑर्गेनिज्म को ल्यूवेनहॉक ने किया था। जार्विक सेवन है फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक। एंथ्राक्स वैक्सीन पास्चर ने। फिर आपका है सेल कोशिका खोज रॉबर्ट हक ने। और सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने। क्लोरोप्लास्ट सिंपल। माइटोकॉन्ड्रिया को आप ध्यान रखिएगा, पोलिगर, और न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन। तो आपको तीन याद रखना है, सेल की रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन, और न्यूक्लियोप्लाज्म को स्ट्रासबर्गर। और वायरस और बैक्टीरिया, तो वायरस में आप याद रखिएगा आइवानोवस की, और दूसरा बैक्टीरिया में ल्यूवेनहॉक। तो कुछ फेमस इंस्टीट्यूट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आते हैं कि नहीं? जैसे आपसे पूछेगा कि कारपेट इंडस्ट्री के लिए फेमस क्या है, आपका जिला ही है। पहला ही नाम है संत रविदास नगर या भदोही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, या IICT लिखा रहेगा, हो सकता है ये लिखा रहे कुछ और हो। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी आपका कहाँ है? भदोही, आप ही के जिले में, इसलिए पहला नाम दिया गया है। रायबरेली में क्या है? NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक। आगरा में क्या है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, जालमा में है आगरा। वाराणसी में आपको 3 मिलेगा, क्योंकि हैंडलूम क्या है वहां बुनकर वगैरह ज्यादा है, तो हैंडलूम वाला ध्यान रखिए। इंडियन हैंडलूम टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ठीक। सेम हो गया सर, अलग इंडियन हैंडलूम टेक्निकल इंस्टीट्यूट है पहला, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। फिर आपका है इलाहाबाद में आपका है CFRI, इसे पता है सिफरी, लेकिन लिखा जाएगा सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं CFRI, इलाहाबाद में है। दूसरा है HRI, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, आया भी एग्जाम में आपके। ट्रिपल IT भी है, MNNIT है, नासी है इलाहाबाद में, नासी तो आया एग्जाम में, नासी है। और एक और आया है गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, ये आप याद रखिएगा इसको, GB पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। और लखनऊ में आपके कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च CDRI, लखनऊ में है। तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, एक कानपुर में भी है, एक कानपुर में भी है, तो लोग गलत कर देते हैं। लखनऊ में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, अभी आप लखनऊ वाला ध्यान रखिए, इसके बाद कानपुर वाला, ठीक है। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। फिर है IITR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च या टॉक्सोलॉजी रिसर्च, ठीक है। एक और नाम है बहुत फेमस है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। क्यों? विष विज्ञान भाई, जैसे आप टॉक्सिक नहीं पढ़ते हैं, कहते कोई चीज बहुत टॉक्सिक है, टॉक्सिक मींस जहर या विष विज्ञान। जैसे मान लीजिए सर्प का विष जो बन रहा है, जो भी अपने रिसर्च करते हैं उन लोग इंस्टीट्यूट है, तो हम लोग को पढ़ना है भाई। एग्जाम में क्या है पूछेगा कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये अगर हिंदी में दे दिया है? ये जैसे क्या होगा आपका, इंग्लिश भी हिंदी में लिखी रहे, जैसे IICT लिखा है तो आप क्या करेंगे? NIFT है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
फैशन टेक्नोलॉजी, तो कहाँ रायबरेली में। अब इनको चीजें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना। लोग कहते हैं बायोलॉजी रटने वाला है, जब आप 10-5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन आपको जो हम महत्वपूर्ण बता रहे हैं, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, वैसे हैंडलूम वाला है क्या है, बनारस में है, बताइए हैंडलूम, समझ जाओगे ना। ये शुगर केन वाला है, गन्ना वाला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक, गन्ना संस्थान होगा। फिर आता है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी रिसर्च, ठीक है। पेलियोबॉटनी में क्या होता है, जब हम फॉसिल का अध्ययन करते हैं ना। तो ये क्या है, इसका नाम बदल गया है, PSIS, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस, ठीक, इसका नाम बदल गया है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस। फिर आपका और क्या है, NBRI, ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। अब एक और है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। एक आप पहले फिशरीज वाला कहा था इलाहाबाद में, ये वाला क्या है, नेशनल ब्यूरो लिखा रहेगा इसमें, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। इलाहाबाद वाले में क्या था, सेंट्रल इंलैंड फिशरीज, CFRI, सिफरी होगा तो इलाहाबाद, लेकिन जहां पे जीनोम के बारे में आएगा, मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, वो कहां पे है, लखनऊ में। इलाहाबाद और लखनऊ में। और शुगर वाला इलाहाबाद और कानपुर। तो आपको ये दो अंतर ध्यान रखने, सवाल आएगा नहीं, ठीक। एक और है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, यूनिवर्सिटी है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय है ये, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन विश्वविद्यालय। और आपका है बायोटेक पार्क। बायोटेक पार्क कहाँ पे है, लखनऊ में है। एक और सवाल है नॉलेज पार्क, वो कहाँ पे है, नॉलेज पार्क, सुने लो, बायोटेक पार्क आपका लखनऊ में है, नॉलेज पार्क नोएडा है। कहाँ से, नॉलेज पार्क नोएडा, और बायोटेक पार्क आपका लखनऊ। अब महोबा में क्या है, पान के लिए फेमस है, देखिए क्या है, पान एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसे कन्नौज में क्या रहेगा, कि वाला रहेगा भाई, शुगर उसमें टेक्नोलॉजी लगा। अब ये तो नहीं है, बस इतना आप देख लीजिए, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है कि बायोटेक पार्क कहाँ पे है, देखिए जो शुगर वाला है, शुगर वाला, और ये जो पार्क है, पार्क आपका जरूर है। अब कहाँ पे है, बायोटेक पार्क कहाँ पे है, लखनऊ में, और नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा या नोएडा। महोबा में पान वाला है, झांसी में इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जानवरों के लिए जो चारा वगैरह, वो आपका कहाँ पे है, झांसी में। ये झांसी वाला शायद आपको सर पढ़ा भी चुके हैं। तो ग्रेटर नोएडा में आपका बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है, इसको ध्यान रखिएगा, ज्यादा ध्यान रखिएगा आपको। कानपुर वाला है एक जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, उसको छोड़ दीजिए। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखना है। तीसरा है इंडियन लेदर डाइंग एंड शूज इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, कानपुर। आगरा में आपका लेप्रोसी वाला, कोढ़ वाला, कुष्ठ रोग वाला ना, जालमा आगरा में। और एक है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, दालों का, दालों के बारे में आपको जो है वो कहाँ पे है, नेशनल। अब आपका क्या है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वाला कानपुर में, ठीक। सहारनपुर में क्या है, पेपर के लिए फेमस है, वहां पे क्या है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो चीज जहां पे इसके लिए फेमस है, उसी के नाम पे आप अगर आप गेस करके भी करेंगे तब भी आप सवाल लगा लेंगे। थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना, गेस करना है, रखना नहीं है। जैसे हैंडलूम वाला क्या है, बनारस में है, कारपेट वाला आपका यहाँ पे है, आगरा में वाले जो पोस्ट वाला है, ठीक। मेरठ में क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, सेंट्रल पोटैटो सिपरी, CPRI लिखा रहता है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, मेरठ में, ठीक। और आपका इसके बाद क्या है, बरेली में 2 इंस्टीट्यूट है, वो दोनों कहाँ पे है, इज्जत नगर बरेली। तो आपको इज्जत नगर बरेली याद रखना है। पहला है CBRI, सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा क्या है, IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
आपको दो याद रखना है बरेली में, जो कि दोनों कहाँ पे है, इज्जत नगर बरेली लिखा रहेगा। CBRI सेंटर बर्ड, बर्ड मतलब बरेली से याद रख लो। और दूसरा क्या है वी, एक वी ये वाला और एक ये, तो बरेली इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बता दें आया है जब। अब इंडिया में कुछ है IARI, बहुत ही फेमस है, बताने की जरूरत नहीं है, नई दिल्ली में है। CRI कटक में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक राइस का इंस्टीट्यूट वर्ल्ड में है, कहाँ पे किसी को याद है? एक चावल का शोध संस्थान है मनीला, वहाँ की राजधानी सर क्या, मनीला में, तो वो भी ध्यान रखिएगा, ये तो हो ही जाएगा। एक है सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो कोयम्बटूर में है। अब आपको कंफ्यूजन होगा, शुगर केन वाले 3 जगह पे, कहाँ कहाँ? लखनऊ है, कानपुर है और एक कोयम्बटूर। तो जब आप तीनों पढ़े रहेंगे तभी आप, जो कंफ्यूजिंग है वही आते हैं एग्जाम में, तो आपको बस ध्यान रखना है, अंतर कर देना है। नोट्स आपको दे भी देंगे, बता भी दे रहे हैं एक बार, तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में जाएगा, बस कहाँ कहाँ फोकस करना है उस चीज को हम आपको बता दें। एक है आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो ये केंद्र की है, इसके पहले इंस्टीट्यूट का वो था यूपी का था, ये कहाँ पे है? सेंट्रल पोट CPRI शिमला। अगला आपका क्या है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी, ये आया है एग्जाम में। CTRI सेंट्रल तंबाकू वाला। फिर आपका है सेंट्रल रोड, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दिल्ली में है। इंडियन लैक रिसर्च, ठीक, रांची में है। NDRI करनाल हरियाणा में है। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में, फ्यूल मतलब कोयला वगैरह, तो ध्यान रखिएगा धनबाद में। क्या? अरे जो लाख, जो पौधों नहीं इससे वो लाख निकलता है, अरे लाख का पौधा नहीं होता है जिसे रेशम वगैरह जो निकलते नहीं, लाख वाला होता है। फिर आपका क्या है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। फिर आपका सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में है। मेट्रोलॉजी वाला पुणे दिल्ली में है। रमन आपका बेंगलोर में है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए बस जल्दी ये निपटा देना, ठीक है। साल्ट एंड मैरीन आपको कहाँ पे है? भावनगर गुजरात में। फिर क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, जूट के लिए कौन फेमस है? एक बार इसको आप देख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट आपका ज्यादा नहीं है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है, ये आप ध्यान रखिएगा बस, ठीक। और ये हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग, सारा हम आपको दे देंगे, बस एक बार आप रीड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए हम इसको बस एज वैसे पढ़ा दे रहे हैं। नहीं तो कहोगे सर ये भी पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाने की चीज तो है नहीं है। आपके पास रहेगा कंटेंट तो आप रीड करके जाइएगा जरूर। एक सवाल तो कंफर्म होगा, अगर यूपीपीएससी अगर आप दे रहे हैं उसमें से एक सवाल आएगा, या मैचिंग वाला आएगा या ऐसे आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। CFTRI मैसूर में फूड वाला, और IITR बता ही दिए हैं, ठीक। यूरेनियम वाला जादूगोड़ा। कुछ डेज है और उनकी थीम्स है। 2022 की थीम है, तो जिसकी इंपॉर्टेंट थीम्स है उसको हमने नोट कर दिया है ना, ये 2022 की थीम है। लेकिन कभी कभी क्या करता है 21 की थीम पूछ लेता है, तो कुछ चीजों का आप थीम देख लीजिएगा, थीम कौन कौन सी है और आप याद रखिएगा। तो हमने कुछ, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो सारे पोर्शन को नहीं डील किए हैं, इंपॉर्टेंट जो है, जैसे 2 तारीख को क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो इसका जो थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये 2022 की थीम है, पुरानी नहीं। 2022 की थीम पूछेगा आपका क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। दूसरा क्या है? 28 तारीख को मनाते हैं नेशनल साइंस डे, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड SNT जो लिखा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर अगला है, इसको हम क्यों मनाते हैं और कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, पता ही होगा। उसके बाद है चंद्रशेखर CV रमन के देखा गया था रमन प्रभाव, इसके लिए तो प्राइज मिला था 1930 में। क्योंकि देखो
हम साइंस वाला पोर्शन डील कर रहे हैं, तो इसलिए सब जरूरी चीजों को आपको फैक्ट थोड़ा बहुत जानना है। आप फैक्ट जानते रहेंगे तो आप हो सकता है आ ही जाए क्वेश्चन कर लो थीम, लेकिन जरूर ध्यान रखिए ना। फिर 21 मार्च पे क्या है, देखो 20, 21, 22, ठीक है, गौरैया दिवस, वन दिवस, जल दिवस और मौसम। 20, 21, 22, 23 मार्च कौन कौन सा है, गौरैया, वन, जल और मौसम, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। 20, 21, 22, 23 गौरैया, वन, जल, मौसम। भाई वन हुआ, फिर जल, फिर मौसम, बस 20 से 23 मार्च तक, तो 4 दिवस आपको ऐसे याद रहेंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे याद रखिएगा। और 22 अप्रैल को आपका है अर्थ डे। इसका जो थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये ध्यान रखिएगा। 22 मई आने वाला है, उसमें क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रखिएगा, नोट टोबैको की जरूरत नहीं है। 5 जून को है आपका वेल नोन है विश्व पर्यावरण दिवस, ओनली वन अर्थ, इसका थीम है 22 का, ओनली वन अर्थ। 1 जुलाई में आपका क्या है, वन महोत्सव, ठीक है। 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे, 16 सितंबर और अक्टूबर 2 चीज ध्यान रखना है। 16 सितंबर को ओजोन डे, सितंबर को फूड डे, 1 दिसंबर को एड्स डे। 2 तारीख को दिसंबर में है नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे, कैसे पॉल्यूशन को हम रोकें। अब आगे हम लोग बायोलॉजी पे, इतना एक तरह से कह लीजिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि क्या क्या चीजें पढ़ना है। क्योंकि देखो थ्योरेटिकल हम आपको क्या पढ़ा देंगे, अभी आपको हम पढ़ा दें कि ये आपका एल्गी है, एल्गी वो छोटा होता है, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा आएगा, फिर टेट्राफाइटा आएगा, फिर चिम्नो आएगा, एंजियो आएगा, तो लगेगा कि आप एग्जाम 5 तारीख को है, सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो आपको इसलिए ये चीज ना लगे, इसलिए हमने पहले वो सब बता दिया जो आपके काम की चीज है। अब आप कहानी की तरह इसको सुनेंगे तो आपको आएगा, ठीक है ना, समझ में तुम्हारे नहीं हो, नहीं अगर ना आ रहा हो तो आप बता दीजिए कुछ न कुछ। देखो क्या होता है, टाइम कम है, चीजों को याद रखना, जाके आपको एग्जाम क्रैक करना है, सीधा सा मतलब। उसके लिए आपको पढ़ना पड़े, रटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप करिए। अब आप क्या सोचते हैं, जैसे आपका एक सेल है, कोशिका है, तो कोशिका क्या है, जीवन की इकाई है। जैसे ये कमरा किससे मिलकर बना हुआ है, ईंट से मिलकर बना हुआ ना, वैसे ही जीवित जंतुओं का जो शरीर है किससे मिलकर बना है, सेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब सेल आपकी 2 तरह की, कौन कौन सी, एक पुरानी होगी जिसे बोलेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, नाम सुने होंगे। प्रोकैरियोट जिसमें केंद्रक ज्यादा डेवलप होगा, जिसमें कम डेवलप, सुनिए क्योंकि आप लोग बायोलॉजी से नहीं है इसलिए बहुत बेसिक चीज बताना पड़ रहा है शुरुआत से। तो आपकी कोशिका 2 तरह की है, एक है प्रोकैरियोट, दूसरा है यूकैरियोट, ठीक है। अब जैसे आप लोग क्या है, प्रोकैरियोट है यूकैरियोट, यू मतलब सुकेंद्र की है ना, इसको आप इस तरह रखिए, विकसित, इसको बोल दीजिए आप अल्प विकसित। भाई ऐसे समझ सकते हैं नहीं, ऐसा समझ लेंगे भाई, जैसे ये वाला कमरा है और पूरी बिल्डिंग है कॉलेज की, तो वो बिल्डिंग कैसी है, कम विकसित है ना भाई, कम विकसित है। वैसे ही जैसे अगर आप सोचिए कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट, समझ गए ना। या अगर आप मोटा मोटा ये समझे कि जो चीजें हमको आंखों से नहीं दिखाई दे रही हैं वो ऐसा मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है, तो समझाने के लिए आपको, जो चीज हमको नहीं दिख रही वो क्या है, प्रोकैरियोट है। जो हमको दिख रहा है, जैसे आप दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जो हमको नेकेड आई से या नग्न आंखों से दिख रहे हैं, वो क्या है,
इतना समझ गए? बस इतना आप समझिए। अब क्या होगा जब अभी आगे हम डायग्राम में जाएंगे तो आपको दिखा रहे हैं डायग्राम, तो आपको समझ में आएगा ना क्या है। फिर आपसे पूछा जाता है कि प्लांट्स और एनिमल, इसमें क्या अंतर है? पौधों और जंतुओं में क्या अंतर है? ठीक है, उन्होंने कहा सेलुलोज पाया जाता है, चलिए भाई सेलुलोज पाया जाता है। और देखो आपको ध्यान रखना है, पौधे क्या होते हैं पहले आपको ध्यान रखना है, हरे होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, जैसे पौधों को देखेंगे तो हरे दिखते हैं, क्यों? क्लोरोफिल के कारण ना, क्लोरोफिल के कारण। भाई एनिमल हमको हरे नहीं दिखते, दिखते नहीं दिखते ना। और क्या डिफरेंस है? चलो वो तो अच्छा आप वाला है, मतलब कि आप लोग जानते हैं ना कि भाई चल सकते हैं हम, लेकिन अपने स्थान पर रहकर गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं ना। तो आप पौधे हरे होते हैं, ये हरे नहीं होते, पहला अंतर, ठीक। दूसरा अंतर आप ये करेंगे, जब ये अभी आप कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, देखे थे आपकी जो सेल होती है, पौधे क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, खूब। क्या होगा? पौधे मजबूत होते हैं, यानी कि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल में क्या मिलेगा? कोशिका भित्ति, जिसे काम कहते हैं भित्ति, मतलब जैसे भीत, इसलिए कि दीवार बनेगी, दीवार है, दीवार कहाँ पाई जाएगी? जो ज्यादा मजबूत होगा ना। आपको ध्यान रखना है भाई, याद करने के लिए कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा। क्या है? पौधे ज्यादा मजबूत है, इसलिए वहां पे क्या मिलेगा? सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल एक जगह और प्रेजेंट है। अब आप कहेंगे सर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, ठीक है। पौधों में क्या होगा? सेल्यूलोज की बनेगी, पौधे में क्या होगा? सेल्यूलोज बनेगी। एनिमल में कोशिका भी, इतना समझ गए? तो आपको दो चीजें, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और सेल वॉल। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो आप बेसिक में समझ लीजिए ना। तो यही लिखा है, द सेल थ्योरी प्रपोज किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान, ठीक। स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने क्या कहा था? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। क्या है? जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक या कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। भाई क्या होगा? कोशिका है, एक कोशिका है, ज्यादा मिलकर तो क्या बन गए? ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे? ऊतक बोलेंगे ना। क्या हो गया? ये आपका सेल है, कई कोशिकाएं मिलकर क्या बन गया? टिश्यू। उन्होंने क्या बोला? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, एक या कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, छोटी भौतिक इकाई है, आपको बताइए। अब आपकी दो तरह की सेल बनी, समझ गए? अब आप देखिए, पहली सेल है प्रोकैरियोटिक और दूसरी सेल है आपके यूकैरियोटिक, ठीक। अब देखिए उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर, बहुत बड़ा दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? सिंपल है, आपको अंदर समझ में आ गया ना। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है? अंदर उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, जैसे आप सुने होंगे नाम, माइटोकॉन्ड्रिया सुने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम जिसे हम बोलते हैं आत्मघाती थैली, जैसे मान लीजिए आप सुने गोल्जी बॉडी, ट्रैफिक पुलिस ऑप्शन सुने हैं भाई, गाल्जी बॉडी का नाम सुने हैं, केंद्रक का नाम सुने, उसे कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। उसका क्या है? ब्रेन है पूरा, जो बीच में दिख रहा है पूरा तो कटा हुआ है, मतलब वो क्या है? न्यूक्लियस बीच में, वो क्या करता है? पूरे सेल को रेगुलेट करता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। पावर हाउस का नाम सुने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी है उसमें। अच्छा इस वाले में ऐसा कुछ दिख रहा है, तो गोला से ऊन का जैसे नहीं लगता, ऊन रखा होगा, यानी क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियस से मिलता जुलता एक शब्द है न्यूक्लियोइड। क्या है? न्यूक्लियोइड होता है। तो अगर कोई पूछे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर है,
वहां पे केंद्रक होगा। केंद्रक मतलब जो केंद्र में होगा, बीच में, ऐसा रखिए, जो केंद्र में होगा, जो बीच में होगा, जिसे हम बोलेंगे ब्रेन ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? ब्रेन ऑफ सेल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्रोकैरियोट यानी प्रोकैरियोट आप याद रखिए बैक्टीरिया क्या है, ऐसा याद रखिए, बैक्टीरिया को आप पढ़ रहे हैं। और यूकैरियोट में जैसे हम लोग हो गए और जो हमको आसपास हमारे जो पौधे दिख रहे हैं वो, तो आप दो चीज देखेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो आपको बेसिक अंतर समझ में आ गया। तो प्रोकैरियोट में कुछ नहीं है, ऐसे याद रखो, वहां पे कुछ है नहीं भाई। बैक्टीरिया में सेल वॉल है, प्लांट में भी सेल वॉल है। अब क्या होगा, अगर आपको हम सारे अंग मान लीजिए कोशिकाएं में जितने भी हैं, समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा होगा ना, इतना देख के लगा क्या चल रहा है। अब मान लीजिए आगे आपको हम एक केंद्रक दे दें, ठीक, गोल्गी बॉडी दे दें, माइटोकॉन्ड्रिया दे दें, क्लोरोप्लास्ट दे दिए, ऐसे दे देंगे तो क्या होगा? अब भाई जो भी हमारी शरीर बनी हो इसमें लाखों करोड़ों सेल्स है कि नहीं? ये क्योंकि क्या होता है, सभी सेल्स फंक्शन तो कर रही है, लेकिन उनमें एक बाउंड्री चाहिए। जैसे ये कमरा क्या, अब मुझे सोचिए कि ये कमरा बना क्या बाउंड्री है ना, इसी में क्लास चलेगी। उस तरह क्या होगा, जो भी शरीर के मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेंगे, कहाँ चलेंगे? सेल्स में चलेंगे ना। तो अलग अलग कोशिका की अलग अलग बाउंड्री होगी, जो आपस में भले जुड़े रहेंगे, लेकिन सबकी अपनी इंडिविजुअल बाउंड्री होगी। इसमें क्या होगा, सारे कोशिका के अंग उसमें होंगे जो अपना काम करेंगे। समझ में? अब क्या होगा, हर सेल में एक केंद्रक है, तो हर केंद्रक क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, लेकिन एक कंबाइंड फंक्शन भी चलेगा जिसे हम बोलते हैं सिग्नलिंग। वो सिग्नलिंग ज्यादा बड़ा टर्म है। तो हर सेल को रेगुलेट करने के लिए हर कोशिका में क्या रहेगा? केंद्रक है, जो कि जिसे हम बोलेंगे ब्रेन ऑफ सेल। जैसे आप प्रोटोजोआ से नाम सुने कुछ? प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा, पैरामीशियम सुने। अब जैसे आपसे कोई सवाल पूछ ले कि मलेरिया किससे होता है और मलेरिया किसके द्वारा होता है, जिसे पूछे किससे फैलता है और किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोजोआ से मतलब होता है। जो कॉजिंग है वो क्या है? प्रोटोजोआ है। अब आपके सवाल में क्या दे देगा? प्रोटोजोआ से फैलता है। आप कहेंगे ये क्या, आप सुने नहीं। फिर ऑप्शन में दिया रहेगा मादा एनाफिली, आप क्या करेंगे? कहीं टिक कर देंगे, मान लेंगे, अरे झगड़ा कर लेंगे, ठीक है, आयोग बता के वो कर देंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, चीजें बहुत बेसिक है, उसको आपको बस ऐसे पढ़ते हुए चलना। अच्छा, इसमें यूपीएससी वाला भी है कोई? 5 तारीख को दे रहा है एक लोग, ये वाला कोई नहीं दे रहा है ना? देखिए आपको उसमें क्या ध्यान रखना है, यूपीएससी में देखिए, यूपीपीएससी और यूपीएससी में आपको ध्यान रखना है। जो यूपीपीएससी देखें उसमें थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आजकल क्या हुआ, ट्रेंड चेंज कर दिया है। क्या करता है, उसमें लिख कर देने लगा। पहले क्या था कि भाई ये बाढ़ वाला कहाँ पे, तब टिक कर दीजिए, ऐसे टिक करने वाला नहीं रहेगा, तो लिखा रहेगा। तो लिखने वाले में क्या होगा, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ता है। इसलिए चीजों को थोड़ा बताया जा रहा है कि आपसे पूछे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है, आप उसको कर दें। तो आपके दिमाग में जैसे ही आएगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर है, आपके दिमाग में तुरंत ये चलना चाहिए, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया और यूकैरियोट में हम लोग, ये जो हमें आंखों से दिख रहा है। समझ में आ गया कुछ? अंतर देखिए, वहां पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ न्यूक्लियोइड होगा। ये छोटे होंगे, वो बड़े होंगे, ठीक है। वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ये यूजुअली सिंगल सेलुलर होंगे, मतलब एक कोशिकीय होंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन टू मतलब एंट्री और एग्जिट के लिए भी हो सकता है। इसमें मे नॉट मीट ऑक्सीजन, यहाँ पे एनारोबिक होगा, वहां पे एरोबिक होगा। ऑर्गेनेल्स कहाँ मिलेंगे, कोशिकाएं कहाँ मिलेंगे, प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में? अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिकाएं किसमें मिलेंगी, प्रोकैरियोट्स में कि यूकैरियोट्स में? यू मीन्स ट्रू, सु केंद्र की ना, तो वहां पे ये आपका क्या है, एनिमल सेल है।
अब आपको यही से ध्यान रख चलना है कि ये 3D डायग्राम है, इसको कट करके दिखाया है ना, क्योंकि ऐसा दिखता तो नहीं दिखेगा कुछ और, तो समझाने के लिए चीजों को दिखाया जाता है। तो हम लोग सिर्फ बाहर से चलेंगे, कोशिका के बाहर चलेंगे अंदर की तरफ। पहले क्या जरूरत है, किसी भी सेल के लिए क्या जरूरत है, बाउंड्री। अब आपने सेल वॉल बोला, सेल वॉल मत बोल के आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए या सेल मेम्ब्रेन बोलिए, ठीक। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। जब आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या कोशिका की जो झिल्ली बोलते हैं, अब झिल्ली क्या होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, दोनों जगह प्रेजेंट है, ठीक, या एनिमल। लेकिन जैसे ही आप एकदम बाहर चलेंगे, आप बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या किसे बोलेंगे कोशिका की झिल्ली। लेकिन जब हम कहेंगे कि बैक्टीरिया और प्लांट में अंतर बताइए, तो क्या आप बोलेंगे, यहां पर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, जो कि कोशिका भित्ति जो प्लांट में होगी वो बनी होगी किसकी, सेलुलोज की। जो बैक्टीरिया में होगी वो बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। तो आपको नाम टेक्निकल लग रहा होगा तो याद मत रखिए, बस आप ध्यान रखिए कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है और प्लांट में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका हर जगह प्रेजेंट होगा या उपस्थित होगा। फिर आप अंदर एकदम चलिए, फिर क्या है आपका, न्यूक्लियस है, केंद्रक। अब आप आपके पास ये कोशिका है, सबसे अंदर क्या है, केंद्रक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेन ऑफ, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। अब केंद्र के अंदर एक क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, केंद्रिका। तो केंद्र के अंदर भी क्या है, केंद्रिका। फिर और क्या दिया उसने, इसे से जुड़ा होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, जालिका एक संरचना होगी। यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम लगे होंगे। राइबोसोम किस लिए थे पसंद, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। जो प्रोटीन बनती है वो कहाँ बनेगी, राइबोसोम। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे एनिमल सेल बना रहे हैं, ठीक है, एनिमल सेल बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने बना दिया क्लोरोप्लास्ट, क्या सही है गलत है, नहीं होगा ना, यानी कि आपको क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। आपको ध्यान रखना है एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं। लेकिन जब आप प्लांट सेल में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे कुछ होता है, रिक्तिका मिलेगी, केंद्रक मिलेगा ही मिलेगा, केंद्रिका मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक, गोल्गी बॉडी होगी, यहाँ भी होगी। बस आपको रिक्तिका मिलेगा, सेल वॉल मिलेगी और क्लोरोप्लास्ट, तीन चीज यहाँ पे मिलेगा प्लांट से। पौधों की कोशिकाओं में तीन चीज आपको मिलेगा, पहला सेल वॉल, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा रिक्तिका। जबकि यहाँ इसमें नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल, जो कि यहाँ पे आपका एटीपी का निर्माण होगा। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी, ठीक है, सिक्का बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं, एटीपी एनर्जी करेंसी, जो कि ऊर्जा का पावर हाउस है। यही लिखा होगा। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग्स, या इंग्लिश में लिखा रहेगा सुसाइडल बैग्स। ऐसे क्या होता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक नेचर होते हैं, जो डिग्रेड कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली, लाइसोसोम। गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल क्या बोलेंगे, कोशिका का रसोई घर। पौधे में खाना कहाँ बनेगा, क्लोरोप्लास्ट में, उसे हम क्या बोलेंगे, किचन ऑफ सेल, ठीक है। तो आपको देखो किचन हो गया,
जहाँ खाना बनेगा। ब्रेन हो गया जो रेगुलेट करेगा, ठीक है। अगला आपका क्या हो गया, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस काम क्या है, वो रेगुलेट करता है कौन केमिकल कहाँ जाए, कैसे करे, कैसे काम करे ना, वो रोकता है। इसमें क्या बोलेंगे, गॉल्जी बॉडी। फिर आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट का रसोई घर, केंद्र का ब्रेन ऑप्शन। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान रखिए इसको ना। अच्छा, जाइलम फ्लोएम का नाम सुने कोई, जाइलम और फ्लोएम का नाम सुने, जाइलम और फ्लोएम सुने कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा पौधा है भाई, आपको खाना खाना हुआ, क्या हुआ, गए किचन में खाली, इन पौधे क्या करेंगे, पौधों के लिए पानी और खाने की जरूरत पड़ेगी। खाना तो क्या होगा आपका, पत्तियों में बंद हो गया। अब ये पत्ती थोड़ी जाएगी वहां से खाना लाते हैं, क्या होगा, कुछ ना कुछ उसमें कोशिका या सेल्स पाए जाएंगे या टिश्यू पाए जाएंगे जो काम करेंगे। इसमें दो है, कौन कौन से हैं, जाइलम और जाइलम याद रखिए जल, फ्लोएम मींस फूड। तो जल के लिए क्या होगा, जाइलम, फूड के लिए फ्लोएम, ठीक। अंतर बता ही दिए हैं दोनों में। ये भी बता ही दिए कौन क्या करता है। ये सवाल है, हम नोट किए थे कि कौन क्या पाया जाता है, बहुत फेमस सवाल है, आपको बताना पड़ेगा कि आप पढ़ लीजिए, सब पढ़ चुके होंगे। बस आपको अगर किसी में कंफ्यूजन हो, जैसे आपको कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है हम बता दें। आपको जैसे मूली का तीखापन होगा, आइसोसाइलेन, ठीक है, ये वाला कंफ्यूजन। लहसुन की गंध, एलाइसिन, क्योंकि देखो टमाटर वगैरह इसे बहुत पुराना हो चुका है। अब लेकिन जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आंवले का कसैलापन, तो टैनिन, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुरानी चीजों को बदल के नया देगा तो क्या देगा, यही सब देगा, ठीक है। आंवले का जो कसैलापन होगा टैनिन के कारण। सेब का, प्याज का जो रंग होगा, या गाजर का जो एंथोसाइनिन, क्या वो कुरकुमिन। भाई देखो हल्दी का क्या नाम, हल्दी का जो नाम है कुरकुमा लौंगा, बोटानिकल नेम ऑफ वनस्पति जो उसका नाम है कुरकुमा लौंगा। तो इसलिए उसमें क्या पाया जाएगा, कुरक्यूमिन, करक्यूमिन या कुरक्यूमिन जो भी बोलेंगे। जैसे जो आपका खीरा है उसमें क्या है, खीरे और नहीं किया ना, हाँ, तो वो भी ध्यान रखिएगा। और ये जो एसिड्स हैं, टोमेटो में क्या होगा, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होगा, एप्पल में मैलिक एसिड होगा, एप्पल या पीएस, वो भी ध्यान रखिएगा। ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड, ग्रेप्स या इमली में दोनों में टार्टारिक एसिड। और आपका विनेगर पता ही होगा, एसिटिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड, दूध से दही का बनना लैक्टिक एसिड का है। और आंत वाला में क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि हल्दी क्या है, तना है। अदरक क्या है, तना है, ठीक है। आलू क्या है, तना है। गाजर, गाजर, मूली, सलजम क्या है, रूपांतरित जड़ें हैं। ये स्टोर करती है भोजन के लिए, इसलिए ऐसा मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। इससे रूपांतरित जड़ है, शकरकंद है, सलजम है, गाजर है। तने में क्या होगा, गन्ना होगा, अदरक होगा, आलू होगा। लेकिन एक सवाल आया था, इसमें दिया था कि ऐसे भिंडी वगैरह, भिंडी करके दिया था और आलू दिया था, ऐसे दे दिया था। इसमें से फ्रूट कौन सा, फल कौन सा, तो भिंडी फल होगा ना। गेहूं क्या है, फल है। आपको ध्यान रखना, देखो क्या होता है, आपको अगर ये सवाल पूछता है कि फल कैसे बनता है, तो जिसमें फूल होगा वो फल बनेगा। भाई जमीन के नीचे तो फल मिलेगा नहीं। आलू फल तो है नहीं कि है, अगर आलू फल है तो लोग व्रत में खाते,
खाते हैं, लेकिन गेहूं क्या हुआ, क्या चीज, आलू तो खाते हैं, लेकिन अगर फल, गेहूं फल है, क्यों नहीं खाते उसको लोग? गेहूं तो फल है ना, गेहूं फल है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जो फूल से बन रहा है वो क्या है, फल। ठीक, तो उस सवाल में आप तुरंत ऐसे कर लेंगे ना, तुरंत कर लेंगे, 1 मिनट लगेगा। जो फूल से बनेगा वो फल होगा। अभी आगे बताएंगे ना कौन क्या बनता है, ये बताने की जरूरत है, पढ़ लिए होंगे। ये क्वेश्चन है, इसलिए चलिए रेशम का कीट सहतूत पढ़ते हैं। एक सवाल और था कि लीची कैसा फल है, ड्रूप। फलों की जब टाइप पढ़ा जाएगा तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे ना, सोरोसिस है कि ड्रूप है कि नट है कि बेरी है कि अष्टफल है, फलों के प्रकार है तो फलों में आता है। लेकिन आप याद रखेंगे लीची क्या है, ड्रूप। इसे एक और सवाल है, ये समूह जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए करते हैं, डायटम्स। तो डायटम्स क्या है, अगर आप एलिगेंस पढ़ोगे बेसिलियोफाइट्स है। तो अगर ऐसा ना देखे ये आपको चेंज कर देगा बेसिलियोफाइट्स, तो डायटम्स हो जाएगा। और एक सवाल और है, रेशे बीज से प्राप्त होते हैं किसमें, कपास से। ठीक है, जूट वगैरह जो वो तने से, जूट का हो गया, अलसी का हो गया, वो तने से मिलेगा। लेकिन जो सीड वाला होगा वो कपास से मिलेगा, जो मालवेसी कुल का पौधा है कपास। ठीक है, अब सीड, उसके सीड सरफेस पे अगर कोई देखा होगा ऐसे ऐसे रोए निकले होते हैं ना, ठीक है, तो उसका जो लंबा वाला उसे लिंक बोलेंगे, छोटा वाला उसे फज बोलेंगे ना, लिंक और फज। तो हो सकता है कभी टर्म में आ जाए लिंट और फज, कपास का क्या मतलब किसका पार्ट है, तो जगह लिंट और फज बोलते हैं। तो लंबा वाला जो रेशा होगा उसे लिंट बोलेंगे, छोटा वाला फज। ठीक है, अब जैसे एक और टर्म है जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ऐसा सुने हैं ना भाई, आप सुन सकता हूँ। जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, इपीफाइट्स, वर्षन है अधिपादक, यानी कि ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इपीफाइट्स। खाना अपना खुद बनाएंगे लेकिन आलंबन के लिए या बोलते हैं उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए उसमें रहते हैं, रहते हैं। लेकिन कुछ में क्या होता है, जैसे अभी आप आम के पेड़ देखेंगे, यहाँ तो मिट्टी रहती है, अगर उसमें अपनी जड़ लगा दिया मिट्टी मतलब लेकिन क्या होगा, इसके सपोर्ट के लिए चाहिए ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इपीफाइट। या हो सकता है किसी किसी की जड़ नीचे जमीन में रहती है लेकिन वो ऊपर तने में रहती है। अच्छी तरह से पैरासाइट, सैक्रोफाइट, इन सब का नाम सुने होंगे। अब पैरासाइट और सैक्रोफाइट जब हम फंजाई पढ़ाएंगे तब बताएंगे। कवर प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उसमें क्या क्या है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो जनन के लिए होता है, फ्लावर बड, फ्लावर, फ्रूट और सीड। जो वेजिटेटिव होंगे जो रिप्रोडक्शन नहीं करते उसमें जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगी और लीफ बड्स होंगे। ये होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अलैंगिक जनन के लिए जो होगा वो वेजिटेटिव बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव। तो आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे के नाम सुने हैं, एग्जाम्पल को याद है आपको, बताइए। इलायची क्या है, एक बीजपत्री है, तो ऐसे आपको पता ही होगा। तो वही आपको समझाने के लिए, मान लीजिए आपको हम सीड ना देकर पत्ती दे दिए, तो आपको हम सीड ना दिए, बीज नहीं दिए, तो ले आके पत्ती दे दिए, तो कैसे पहचानोगे,
देखो बीज जब हम देंगे, जब वो दो भागों में ऐसे प्रेस करने पे टूट जाए, जैसे चना हो गया वो क्या है, डाइकोटिलेडन या द्विबीजपत्री। जैसे गेहूं हो गया वो क्या है, एक बीजपत्री। तो आप एग्जांपल दो याद रख लीजिए, चाहे धान और गेहूं याद रखिए, चाहे चना। तो चने के लिए क्या है, द्विबीजपत्री, और उसके लिए क्या है, धान या गेहूं के लिए एक बीजपत्री। तो ऐसे आप जब आप दो चीज को ध्यान रखेंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ आपको क्या रखना है, धान या गेहूं, धान और चना, दो चीज याद रखिए। अब हम आपको एक धान की पत्ती दे दे रहे हैं, ठीक है। चने की पत्ती को छोटी ले लो, आम ले लीजिए ना, उसमें भी अगर ब्रेक करेंगे तो दो भागों में टूट जाएगा। तो हम आपको आम की पत्ती दे दें, दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, वो तो आप सीड बीज को करेंगे ना, आपको हम पत्ता ला के दे दिए तो क्या करेंगे? जब आप देखेंगे ना, अगर आप ध्यान से कभी देखे होंगे तो इनकी पत्ती में ऐसे ऐसे सीधी लाइन नहीं होती ना, ऐसे गई रहती है, गई रहती है ना। और आम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जालिका नुमा संरचना पाई जाती है ना, यानी इसे बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, जो सिराई गई होती है इसे बोलेंगे पैरेलल वेनेशन, और इसे हम क्या बोलेंगे, जालिका युक्त या रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। और आपका ये क्या है, डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट। सीड के देखेंगे क्या होगा, इसको दो भागों में तोड़ पाएंगे, फ्यूज रहते हैं, उसको तोड़ेंगे दो भागों में टूट जाएंगे। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में अंतर आप कर लेंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना दो चीज, धान का और चने का। सिर्फ एक एक एग्जांपल याद रखेंगे, कोई भी सवाल होगा, जैसे आपसे पूछा भिंडी क्या है, भिंडी क्या है, कहाँ है, पत्ती देखो, पत्ती कैसे होती है? मटर क्या है, मटर बताओ कैसे, दो भागों में तोड़ लेते हो। लेकिन अगर आप भिंडी की सीड को तोड़ेंगे तो आप टूट जाएगा ना, अंदर का भी चेक थोड़ी किए हैं आप। इसीलिए होता है कि जब आपसे सवाल पूछेगा ना तुरंत कर लेंगे, इसलिए हमने क्या किया, सीड को बता दिया और पत्ते को। सीड आपको नहीं मिला, दिमाग में नहीं बैठा तो मोनोकॉट मार दोगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जिसका सीड दो भागों में टूट जाए, जैसे चौक है, सीधा भाग मान लो दो भागों में टूट गया, तो क्या हुआ, नहीं टूट रहा है ऐसे टूट गया, तो ये शायद कुछ हम मटर, मटर हो गया, चना हो गया, जैसे इलायची। अब आप उसका सीड देखेंगे, पत्ती नहीं देखेंगे तो कर लेंगे। जैसे आपसे पूछा हल्दी, हाँ, केला, तुमने कहा बीज देखे कभी? हाँ, क्योंकि क्या होता है, केले का जो वेनेशन होता है, ऐसे पत्ता है ना, ऐसे पैरेलल वेनेशन। टमाटर, एक बीज पत्ती क्या, पत्ती देखो ना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, ये आपको सब आता है, इसलिए सवाल दिखा दिया आपको कहता सब आता है, पहले से पढ़े हुए इसलिए आपको लग रहा था। उसी सवाल को घुमा देगा आप नहीं कर पाओगे, ये मानते हो नहीं? ये सवाल बायोलॉजी वाले भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग कर ही लेंगे ना, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे सबसे पढ़ा हमको आता है, बैठे रहोगे भाई भी आपसे पूछ रहे हैं टमाटर क्या था पर एक बीज में कहाँ है, सीड को मत तोड़िए ना, लीफ देख लीजिए बाहर, आपको दोनों चीज दे दिया गया, हमने लीफ भी बता दिया और पत्ती भी बता, सीड बता दिया। आप दोनों में अंतर तो देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे भाई। बीज में क्या होगा, दो भागों में टूटा, द्विबीजपत्री एक है, उसे क्या बोलेंगे, बोलो पत्ती देख लीजिए, कटा कभी ऐसे आ जाता है, इलायची वाला तो आया है, बोलो। अच्छा, हम तो अभी तक चले गए थे बहुत आगे,
ये एडवांस प्लांट जो हमको आजकल काफी ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन जब विकास का क्रम हुआ था तो आप शैवाल, फिर अच्छा एल्गी के नाम सुने हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सुने कि नहीं? कौन कौन सा? अच्छा शैवाल का नाम सुने हैं? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियो में आप जिम्नोस्पर्म सुने होंगे, आवृत बीजी और अनावृत बीजी ना। अब क्या होता है, हम यहां से चलते हैं, ये क्या हुआ, थोड़े एडवांस, ये थोड़े और एडवांस, ये थोड़े और एडवांस, ये और एडवांस, और ये सबसे ज्यादा एडवांस, ठीक है ना। अब आप जैसे जब आप बरसात के टाइम में देखेंगे तो काई, जंगल के आसपास काई देखें, उसे हम क्या बोलते हैं, इनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, ठीक है। या फ्रिस्ट फादर है एल्गोलॉजी के, आपको जानना है तो सुनना है, ऐसे याद नहीं रखना। लेकिन एक साइंटिस्ट है एम.ओ.टी. अयंगर, जो इंडियन फाइकोलॉजी के फादर है। अयंगर का नाम कभी कभी आ सकता है, उसका एग्जाम में कभी होता है, तो अयंगर का नाम ध्यान रखिएगा, वो शैवाल से संबंधित। तो एल्गी क्या होता है, अब सारे पौधों का गुण क्या है, जो कि स्वपोषी होते हैं, क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ। तो इन सारे पौधों पे लागू होगा कि सभी क्या है, स्वपोषी। क्यों? क्योंकि अपना खाना प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, ठीक। सारे पौधे जितने भी, देखो क्या है, विकास का क्रम, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। अब जैसे एक सवाल है, आयोडीन किससे मिलता है, शैवाल से, ठीक। लेकिन ऐसे ही जेलिडियम, ब्रेसिलिया, ये सब है रेड। तो एल्गी के नाम अगर आप सुने हैं, काई है। अब क्या होगा, ये जमीन पे ऐसे पड़े रहते हैं ना, ऐसे जमीन पर रहेंगे, तो क्या इनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा? असरसर रीजन बना के दे देगा कि सभी शैवालों में जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है। दूसरा दे देगा कि इनमें भोजन की जरूरत ऊपर ले जाने के लिए होते हैं, इसलिए ये ऊतक बने होते हैं। क्या दोनों सही है? दोनों गलत है। तो क्या होगा, ये ऐसे जमीन पे पड़े हुए हैं, इनको खाना ना तो ऊपर ले जा सकते, क्योंकि भाई क्या होगा, ये कोशिका क्या ऐसे जुड़ी हुई है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन नाम सुने हैं ना, विसरण या विसरण नाम सुने हैं, डिफ्यूज होगा कुछ, तो बगल वाली सेल में चला जा रहा है। जरूरत क्या है, जब ये इनको यही जमीन से सब कुछ लेना है, खाना पानी, भाई लाइट पड़ी, खाना बना लिए, बगल वाली सेल को दे दिए, छोटे से है, जमीन में पड़े हुए हैं, तो इनमें कंडक्टिंग टिश्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का कॉम्प्लेक्स टिश्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें उपस्थित नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप कहां जाएंगे, ब्रायोफाइट्स में, वहां पे क्या होगा, ये भी जमीन पर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई कोई बड़े हो जाते हैं, मतलब बहुत कम हाइट होती है, थोड़े से और बड़े होंगे, इनमें भी जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता है। लेकिन एक टर्म है हाइड्रोम और लेप्टोम, ठीक है। एक टर्म होगा फ्यूनेरिया, नाम सुने, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एक प्लांट है जिसमें हाइड्रोम और लेप्टोम होता है, यानी देखो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम एब्सेंट, यहाँ पे अब जाइलम क्या करता है, जल को ले जाएगा और फ्लोएम फूड को, तो हाइड्रो, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन समझिए कुछ ना, यानी वाटर में क्या रहेगा, H2O, यानी कि हाइड्रो मींस जाइलम की तरह ही पोजीशन, भाई कुछ तो कंडक्शन करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे कंडक्शन के लिए क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम की जैसे कुछ कोशिकाएं डेवलप हो जाएंगी या विकसित हो जाएंगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रो और लेप्टोन। इनकी कोशिकाओं में हाइड्रो और लेप्टोन बन जाता है, जो कि कंडक्शन काम करता है, वो भी फ्यूनेरिया में, सब में नहीं होता। सब में नॉर्मल क्या हो, तो जमीन पर रहने की जरूरत है नहीं,
फिर ऐसे ही आप आगे जाएंगे टेरिडोफाइट। अब एक राइनिया प्लांट कब से, राइनिया संजीवनी बूटी में है, कोई प्रयाग गया है तो या कहीं कभी प्रयाग गया है वो, वहां पे प्लांट बेचते हैं जो पानी सबको हरा भरा हो जाता है। कोई देखा है, क्या बोलते हैं उसको, संजीवनी कहते हैं। उसका नाम है सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। क्या नाम है उसका, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, वो आपका टेरिडोफाइट। तो एग्जांपल क्योंकि आप कनेक्ट कर नहीं पाओगे, टेक्निकल टाइम कनेक्ट कर नहीं पाओगे, इसलिए आपको हमने पढ़ा के बताया इसमें क्या होता है। ये संजीवनी बूटी जिसे आप नाम सुने होंगे, उसका नाम है सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। तो उसमें क्या होता है, अब यहां से क्या होगा, आपका जाइलम फ्लोएम बनना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, ये आपके एल्गी यानी सहवाग होते हैं। अब इनको हम बोलते हैं पादप जगत का उभयचर। ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत के उभयचर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन में एक जगह पे वाटर की जरूरत होती है, क्योंकि क्या रहेंगे, तो जमीन पे रहेंगे। अब क्या होगा, ये ज्यादातर जलीय होंगे या कभी कभी स्थलीय होते हैं, ठीक। और ये क्या होगा, स्थलीय होते हैं, नम और छायादार स्थानों पे ग्रो करेंगे, ये जमेंगे जब आएंगे ना। लेकिन इनके एक जगह जहां पे रिप्रोडक्शन होगा, एक जगह इनको जल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। फिर अगला चलेंगे हम टेरिडोफाइट की तरफ। टेरिडोफाइट्स क्या है, अब देखो सबसे कम डेवलप, थोड़ा और डेवलप, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर मींस जहां पे जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट पूर्णतया हो जाता है। तो ऐसे पहले ऐसे प्लांट्स हैं ये जो जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे विकसित हो गए। फिर आगे हम चलेंगे, एक टर्म सुनी होगी साइकस और पाइनस, बहुत फेमस चीज है। साबूदाना देखियो व्रत में खाते हैं, साबूदाना जानते हो ना, वो साइकस से निकलता है। साइकस और चिलगोजा नाम सुने हैं, पाइनस। साबूदाना से याद रखिए साइकस, और चिलगोजा से पाइनस। वहां पे भी आपके अब क्या होगा, ये जब डायनासोर था मीसोजोइक एरा में, नाम सुने मीसोजोइक, जिस टाइम आपका डायनासोर था उस टाइम वो डोमिनेट थे ऐसे प्लांट्स, यानी कि विकास का सबसे पहले क्या आया, शैवाल, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियो। अब आपको जितने भी आपके आसपास प्लांट दिखाई देते हैं, ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे, एंजियो। कोई साइकस पाइनस देखा है, ऐसे ही आप जैसे नीचे जाएंगे जूलॉजी डिपार्टमेंट देखा जहाँ पे घर लगा हुआ है, ऐसा पकड़ के जब जाएंगे तो वहां पे एक साइकस का पेड़ लगा हुआ है, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। अरे जिसके तना इसका तना कुछ ऐसे होता है और पत्तियां ऐसे ऐसे निकली होती है, ये थोड़ा बड़ी बड़ी होती है, देखे नीचे ही ये साइकस, यहाँ से क्या मिलता है, साबूदाना और पाइलस से आपको क्या मिलेगा, चिलगोजा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आप इस समय जो देख रहे हैं, जो आपको देखेंगे क्या है, वो एंजियोस्पर्म, जिसमें साबूदाना बनाओगे क्या खाते, देखो क्या करते हैं ना भाई, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सब ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जब मेंस में लिखोगे ना तब आएगा, रिप्लाई के लिए लेकिन बता देना है। आपने पूछ कर आपका ये तना है साइकस का, अब उस तने को मान लो यहाँ से कट करेंगे, फिर इसके बाहर की बात वगैरह को निकालेंगे, फिर इसको बॉइल कर देंगे ना, इसको कट करके छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे, इसको सुखाएंगे ना, फिर इसको बॉइल करेंगे, गर्म करेंगे ना पानी में, जिसमें भी कोई केमिकल होगा, तब आपका मिलता है। आसान नहीं होगा, पेड़ काट ले जाओ यहाँ बनाओगे, तो आपके इतने पार्ट है, कौन कौन से, फ्लावर बड है,
फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है। वेजिटेटिव में क्या क्या है? जड़, तना और पत्ती है। सबसे नीचे क्या है? जड़ है। जड़ का काम क्या है? क्या वो तो उसका काम, फंक्शन क्या है? और शोषण करता है। और दूसरा काम एंकरिंग का काम करता है ना, उसको स्टेबल रखता है जमीन से। उसको ऊपर चलेगा तो क्या मिलेगा हमको? तना मिलेगा। और वो पत्ती है। फ्लावर क्या है? फ्लावर भी है ना। तो ये बेसिक चीजें आपको बस इतना जानना है। सूट का पार्ट क्या है? ऊपर वाला पार्ट है। नीचे क्या है? रूट है ना। अगर कोई सूट पूछे और रूट, ये नीचे बना दीजिएगा तो ऊपर, ये आपका होगा क्या? रूट और सूट। ऊपर क्या क्या है? पत्ती है। अब पत्ती में पेटी और उसका डंठल है, ये सब आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। बस नोड और इंटर नोड जान लीजिए ना, क्योंकि यहाँ हमारे बीच में नोड हो गए और ये क्या होगा? इंटर नोड होगा। जैसे आप जब बोलते हैं कि आलू क्या है? तना है। तो तने की खासियत क्या है? उसमें नोड और इंटर नोड होना चाहिए। उसमें होता है ना। आलू का डायग्राम अगर आपको दिखाएंगे भी होगा तो इसमें नोड और इंटर नोड। इसकी आंखें जो होती है जहां से निकलता है जड़ है। लेकिन आपको जब अभी हम और दिखाएंगे तो वहां पे आपको नोड और इंटर नोड भी होगा तो दिखा देंगे। तो रूट का काम क्या हुआ था? जल और खनिज लवणों का अवशोषण। और तने का काम क्या है? कंडक्शन। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, सपोर्ट के लिए होता है। इसमें क्या होगा? बड होगा, फ्लावर होगा, पत्तियां होगी, लगी हुई होंगी। और ट्रांसपोर्ट क्या करेगा भाई? अंदर जो जड़ से गया है ऊपर भी तो जाएगा। क्योंकि अब आप ऐसे मत सोचिए कि यहाँ मान लीजिए रूट है, रूट ऐसे ले लिया, न्यूट्रिशन तो यहीं छोड़ देगा। क्या होगा? यहाँ भी जाइलेम डेवलप होगा ना, रिंग रहेगा ना। यहाँ से ले लिया तो आगे भी जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है? रूट हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? और शोषण में मदद करते हैं ना। इब्दार करने में मदद भी करते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। तो यहाँ से ऊपर क्या जाएगा? जाइलम। जाइलम को थ्रू किया जाएगा वाटर। और ऊपर क्या होगा? जो फूड बन जाएगा वो कहाँ जाएगा? जहां जहां जरूरत होगी वहां पे जाएगा। अब नोड्स क्या है? जहां पे पत्तियां वगैरह निकलती हैं उसे क्या बोलते हैं? नोड या गांठें। नोड्स और इंटर नोड, ठीक है। फिर क्या होगा? दो नोडों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? मान लो यहाँ से लिखने के लिए यहाँ, ये क्या है? नोड है। और इनके जो बीच में क्या है वो? तो टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में जैसे आप आलू और गन्ना, हल्दी, कितने नाम सुने हैं? अगर आप हिंदी में सुने होंगे, एक कंद होगा, प्रकंद, घन कंद, सलकंद, सुनिए ना? जड़ें तो हैं लेकिन नहीं सारी जड़ें तो नहीं है। जैसे सलकंद, देखो क्या होगा ना, इसमें हो जाएगा कंफ्यूज। कंद, प्रकंद, घन कंद और सलकंद। तो आपको केवल एक दिखेगा कंद, कंद कॉमन ले लोगे, इसलिए कंद की जगह आप जो हम बता रहे हैं वो ध्यान रखिए।
जैसे एक टर्म है बल्ब, कॉर्म, राइजोम और ट्यूबर। तो जो आपका बल्ब है, जैसे प्याज क्या है, प्याज बल्ब है, तो इंग्लिश में ऐसे रखिए बल्ब, कन पकड़ के चक्कर मत पड़िए। प्याज क्या है, बल्ब है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्याज का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, खाना खाते हो, इसीलिए बता रहे समझ, तो लोग कह रहे सब समझ में आ रहा है भाई, प्याज का हम कौन सा पार्ट खाते हैं? जड़ तो नीचे होगी भाई, ये आपका जड़ है। प्याज देखे हो ना, ये आपका तना है जो थोड़ा सा रहता है, ये जड़ निकली हुई है। ये क्या खाते हो आप? लीव्स खाते हो ना, मांसल जो लीव्स पत्ती तो है, ऊपर वाला ये मान लीजिए लीची पार्ट है, ये जो रहती है, ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा। तो बल्ब में आपका क्या क्या है, गार्लिक है, टूलिप है, लिलीज है, ये सब एग्जांपल है आपके। तो गार्लिक और ध्यान रखिए। कॉर्म क्या है, सॉलिड सोलन अंडरग्राउंड बल्ब, शेप्ड स्टेम आर स्टेम बेस एंड सर्विंग एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। राइजोम में क्या है, राइजोम में क्या क्या है, राइजोम को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो आप लोग इंग्लिश में ध्यान रखेंगे क्या, राइजोम। एक जगह क्या था, सवाल दिया था लेकिन इसमें राइजोम ऐसे लिखा था, हिंदी में लिखा था, प्रकंद कहते हैं, लिखा है ना, इसीलिए कहते हैं ना हिंदी में कंफ्यूजन है, हिंदी को मत ध्यान रखिए, एक चीज को एक लैंग्वेज लेके चलिए, इसमें एटलीस्ट इसमें तो लेके चलिए ना। अब इसे कंद प्रकंद घन कंद और सलकंद से क्रम से याद रखोगे, लेकिन फिर एग्जाम्पल जब आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए राइजोम लेके चलिए ना। इंग्लिश देखो पेपर में क्या होगा, इंग्लिश में दिया ही रहेगा, राइजोम में लिखा ही रहेगा। राइजोम में क्या क्या है आपके, एस्परेगस है, सतावर, जिंजर है और हल्दी है, ठीक है, सतावर है और जिंजर मीन्स अदरक और हल्दी, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। ये जो ग्राउंड के ऊपर मॉडिफिकेशन होते हैं, इसमें स्टोलन होते हैं और स्पर्श होते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा ना, तो आपको एकदम बेसिक साइंस पढ़ना है। आपके जो सिलेबस में है बेसिक साइंस करके दिया होगा ना, जैसे बायोलॉजी पढ़ेंगे आप, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। जब हम पूरा बायोलॉजी पढ़ा देंगे तो आप और क्या पढ़ेंगे, इसलिए बेसिक चीजों को थोड़ा सा उसमें पढ़ा के बताया जाता है। आलू क्या है, ट्यूबर है, आलू क्या है, ट्यूबर। राइजोम क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन है तने दोनों। जाइलम फ्लोएम बारे में बताया चुके हैं। जाइलम काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, वाटर का, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट, ठीक है। और जाइलम को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, वुड। सेकेंडरी जाइलम लकड़ी बोलते हैं। अगर कोई लकड़ी पूछे क्या है, सेकेंडरी जाइलम क्या है, वुड कहते हैं, लकड़ी बोलते हैं। जाइलम फॉर वाटर या जल के कंडक्शन के लिए, या जल को ऊपर ले जाने के लिए, फ्लोएम फॉर फूड। तो दो टर्म याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। और कैम्बियम क्या है, इससे सेकेंडरी ग्रोथ या मोटाई जिसे नहीं होती है, बस इतना आप ध्यान रखिए, मोटाई में मदद करता है। अब आपने जैसे इसके पहले देखा था कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या अंतर है, तो इसके पहले सीड था, पत्ती बता चुके हैं, सीड में दो होगा, मोनोकॉट दो होगा तो डाइकॉट,
सिंगल होगा तो मोनोकाट। पत्ती में क्या होगा, पैरेलल वेनेशन होगा ऐसे वाला मोनोकाट, जाली होगी तो। लेकिन अगर उसके पौधे के तने को अगर हम काटे, ठीक है, अगर उसको हम सेक्शन काटे तो क्या होगा, अगर वेस्कुलर बंडल जो आप जाइलोफ्लोएम कह रहे थे देखो हर जगह पे, अब ये देखिए जैसे मान लो आपके पास एक तना है, जाइलोफ्लोएम हर जगह है, ऐसा नहीं कि एक जगह है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, ऐसे लाइन पर हो गए। तो हम अगर इस पोर्शन को काटेंगे, अगर ये मोनोकॉट है, ठीक, उसका सेक्शन एकदम पतला से काट के फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जाइलोफ्लोएम क्या होगा, ऐसे बिखरे हुए रहेंगे। ये आपसे सवाल पूछ रहे कि बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल कहाँ मिलते हैं, तो वो मोनोकॉट में, और एक रिंग में मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, जाइलोफ्लोएम। तो आपको देखो बीज भी आपने देख लिया, पत्ता भी देख लिया, और उसके तने को सेक्शन काट के भी देख लिया कि क्या अंतर है तीनों। अगर अब आपसे कोई भी सवाल पूछेगा तो आप कर लेंगे ना, कर लेंगे। एक और टर्म सुने, एनुअल, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, सुनिए ना, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय, ठीक। जैसे घासें वगैरह का घास वास क्या है? एक वर्ष अब भाई जैसे पर घास पड़ी है, ठीक है, एक वर्षीय एक बहुवर्षीय, कितना बताओ समझ जाएंगे। घास बहुवर्षीय, पेरिनियल है। अरे भाई ये मान लो घास है, घास में बनता है सीड वगैरह, होता है नहीं होता, होगा ना। मान लो घास नष्ट हुई तो क्या होता है, जर्मिनेट करेंगे बाद में कि नहीं, सीजनल रहता है ना, तो फिर अब जैसे मान लो मटर क्या है, एक वर्ष एक बहुवर्षीय, एक द्विवर्षीय, वो दिन 3 महीना में है, 3 महीना को क्या बोलेंगे, यानी कि अपना लाइफ साइकिल जो एक साल में पूरा कर लो, क्या है मतलब एक सीजनल ऐसे कहना, तो एक घास क्या है। जैसे अगर आपको कोई पूछे बांस क्या है, घास है ना, तो एक्सेप्शन के लिए आप याद रखिएगा ना, बांस घास है लेकिन क्या है, वो बहुवर्षीय है ना, बहुवर्षीय है, मोनोकार्पिक बोलते हैं उसको, जो अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग करता है ना, क्या है, मोनोकार्पिक। एग्जाम्पल के लिए आप बांस याद रखिएगा, घास है, उसमें क्या होता है, फॉरेस्ट वाले अपना जब काटना रहता है तो शायद रख देते हैं उसमें, घास में नहीं काटना है तो घास में रख देंगे, फिर उसमें रख देंगे, ऐसा कुछ है। जब स्टडी आई होगी, फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी ना, उसमें दिया रहता, कभी कभी घास रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता, इसमें तो घास है, जो रिपोर्ट आई है अभी उसमें तो है। बोले ना समझ तो ऐसे ही आपका क्या है, लीव्स है, पत्तियों का काम क्या है। अब पत्तियों में देखो क्या होता है, अंदर एक होगा मिडरिब होगा, बाहर जो होगा ब्लेड, फिर लैमिना। अब ये सब क्या है, बहुत टेक्निकल टर्म है ना, तो आपको सिर्फ पत्तों में डिफरेंस देखना है। अब जैसे क्या हो, किसी पत्ती में क्या होगा, ऐसे अगर आप मार्जिन देखेंगे, किसी में आरी जैसी संरचना है, कोई पत्ती भालाकार है, इसके अलग अलग टर्म है, लेकिन जब आप पूरे टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो आप बॉटनी में चले जाएंगे, जनरल साइंस नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं उन चीजों को ना। आपको बस बेसिक चीज, ताकि आपको जब आप पढ़े तो आपको समझ में भी आए ना। एक सवाल आया था, किसी हरे पत्ते को लाल प्रकाश में देखने में कैसा दिखेगा,
है ब्लैक आया था ना, वो सवाल में ध्यान रखिएगा आप। किसी पत्ती को लाल प्रकाश में देखने में क्या है, कैसा दिखेगा, ब्लैक। और पत्ती का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करेगी ना, क्लोरोफिल होता है। अब ऐसा नहीं कि केवल पत्ती ही करेगी, जहां पे क्लोरोफिल होगा वो पोर्शन फोटोसिंथेसिस करेगा, ऐसा ध्यान रखिए। टेंड्रिल का नाम सुने, टेंड्रिल, प्रतान शायद हिंदी में बोलते हैं, प्रतान। जैसे कोई प्लांट देखे हैं, या जैसे ये क्या है, लेम्बो है, वो चढ़ता है ना, ऐसे ऐसे स्प्रिंग की तरह होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। कभी का टेंड्रिल क्या है, कुकुरबिटेसी फैमिली में उसमें पाए, जैसे कद्दू देखिए होता है ना, इसी फैमिली वाले में कद्दू हो गया, लौकी हो गई, इस सब में मिलते हैं। वो मटर में भी पाया जाता है चढ़ने के लिए, ये हेल्प करते हैं, जिसके लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, कि दूसरे प्लांट में सपोर्ट के लिए होते हैं भाई ना, उसे टेंड्रिल में। कॉटिलिडन बता ही चुके हैं, बीजपत्र। रूट स्ट्रक्चर है, जड़ का संरचना है। तो नीचे क्या होगा, रूट कैप होगा। मेरिस्टेमेटिक जोन जो लिखा है, ये सब बहुत टेक्निकल है, तो उसको मत जानिए आप। वहां पे डिवीजन का जो होगा, इलॉन्गेशन होगा, स्टिमुलेशन, वो सब नहीं जानते हैं। आपको ध्यान रखना है रूट कैप होती है, ठीक है, और रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इसका सरफेस एरिया को बढ़ा, और यहाँ पे रूट कैप प्रोटेक्शन देता है कि रूट डैमेज ना, रूट कैप होता है ना। लेकिन जलीय पौधों में रूट पॉकेट होता है, क्योंकि जलीय पौधों में क्या होता है भाई, नीचे जड़ है, थोड़ा सा उसको पानी मिल जाता है, ठीक, वहां पर रूट पॉकेट होता है। लेकिन जलीय पौधे जो तैरते हैं, क्यों, किसी को पता है, एरेनकाइमा के कारण, एरेनकाइमा के कारण वो तैरते हैं जलीय पौधे। यहाँ पे रूट पॉकेट होगा, और रूट कैप क्या होगा, नॉर्मल जो प्लांट होंगे वहां पे रूट कैप। फिर आपका क्या है, क्या है, बता दे रहे, फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कह सकते हैं ना। अब उसमें क्या होता है, एक नाम सुनिए, पेटल, सेपल, ऐसे अंदर से मतलब बाहर चलिए, सेपल, पेटल, एंड्रूसियम और गाइनोसियम। आपको केस बंद हो गया, अच्छा, तो ये हो गया। देखो क्वेश्चन तो हम दिखाई दिए थे। देखो हम लोग का लक्ष्य क्या है, अभी आप लोग को इतना पढ़ाना है ना, इतने 20-25 दिन जो भी बचे हैं, इसमें क्या होता है कि अगर आपको हम कहानी की तरह बताएंगे तो समझ में तो आएगा बढ़िया से, लेकिन फिर आप सवाल नहीं कर पाएंगे। इस समय क्या लक्ष्य है, क्रैश कोर्स जिसे कह सकते हैं ना, क्रैश कोर्स टाइप का है, कि आपका फटाफट चीजें भी थोड़ा समझ में आए, आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी तो आपको आ जाएगा। एटलीस्ट एग्जाम में जाए, अपीयर हो, उसको ढंग से करें तो आपको समझ में आएगा ना। देखो आप लोग दो काम करिएगा, देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खूब लगाइए, तब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे अभी आपसे पूछेगा कि सिंकोना, उसके किस पार्ट से हम यूज करते हैं, कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, छाल का यूज करते हैं। तो अब देखो क्या, जब आप सवाल पढ़ के जाएंगे, जब आप जाके सिंकोना, यानी जब आप मलेरिया पढ़िए तो उसको कनेक्ट करिए तुरंत। अच्छा सर ने ये बताया था, ये ऐसे कनेक्ट करेंगे चीजों को तो आपको आ जाएगा। तो क्या होता है, बिना कनेक्ट करे तो क्या आप क्या हो सकता है, आप लोग कोई बायोस है, पता नहीं है कि नहीं, एक लोग शायद बायोस कोई नहीं है। तो अब देखिए जो क्लास चल रही है, अगर हम इस लेवल पे एकदम जाके बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है भाई कि हमने सवाल देखा, उस हिसाब से थ्योरी का पोर्शन दे दिया कि चलो समझा दें,
जब हम लाइन से चलेंगे, सवाल बताएंगे, उसका यूज बताएंगे, तो कम से कम 2-2 क्लास में खत्म होगा। मतलब 2 क्लास में जल्दी बन जाएगी, फिर सवाल, फिर कवर, फिर लाइकेट, ऐसी चीजें खत्म होगी ना, तब आपको समझ में आएगा बढ़िया से। अब इसमें क्या है, हम लोग थोड़ा जल्दबाजी में भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या है आपका एग्जाम होने वाला है। और चीजों को लेके भी चलना है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में तो आए, ताकि आप जाए सवाल लगाए तो आपको समझ में आ जाए फटाफट, कुछ तो सवाल कर लेंगे। फिर आपको बेसिक साइंस की जगह जूलॉजी भी पढ़ना है, बॉटनी भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है और केमिस्ट्री, लेकिन बहुत सतही चीजें हैं, बहुत कठिन चीज नहीं है। हाँ, लेकिन जो यूपीएससी देंगे उसमें थोड़ा चीजें कठिन है, उसमें क्या होगा एडवांस चीजें आएंगी ना। थोड़ा सा अभी क्या हुआ कि अभी एक सवाल आया था, जैसे मान लीजिए आपका एक सवाल आया था कि केले की एक वैरायटी डेवलप हुई है जिसकी जिसकी ऊंचाई 11 फीट तक होगी और उसका गूदा नारंगी कलर का होगा। ये रिसर्च अंडमान के जगह मतलब है, पब्लिश है अंडमान में, वहां पे। तो ये आईएएस में है, पुराना सवाल है, लेकिन सोचो कि एकदम बेसिक से नहीं है, नई रिसर्च को जोड़ के आ रहा है आपको। अब क्या, जैसे हमने थीम दिया था, थीम क्या है इसलिए दिया था, उसको आप करंट से जोड़ सकते, चीजें एक दूसरे से आप लिंक करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको आएंगी। जो इंस्टीट्यूट जो हमने आपको दिया है आपको भेज देंगे, पढ़ने के मतलब एग्जाम देने के पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, कम से कम इसमें से 3-4 क्वेश्चन होता है टोटल मिला के, ऐसा नहीं उसी में से आएगा सब भाई। हो सकता है मैचिंग वाला आ जाए, जब तक बरेली वाला ही आ जाए ना, IVRI हो गया, इंडियन बर्ड, या CDRI हो गया, NBRI हो गया, शकुंतला वाला हो गया, नॉलेज पार्क हो गया, बायोटिक पार्क हो गया लखनऊ में ना, ये सब चीजें हैं। इसको बस आप चलते वक्त ऐसे बस रिवाइज कर लिया करें, इसको अलग से टाइम मत दीजिए ना बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जिससे गए अच्छा बनारस में हैंडलूम वाला होगा, भदोही में कारपेट वाला है, इलाहाबाद में IIIT है, MIT है, और भी जो चीजें हैं जितने भी हैं आप बस उसको ध्यान रखना है। और चीजों को इसको पार्ट टाइम में पढ़ेंगे, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी डेज है, जो भी डेज है आपको याद रखना है और थीम को लिंक करना है, बस हो गया। तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया हो ना, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।